उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम में बहुत कम समय रह गया है। जब समय कम होता है तो ऐसे में छात्रों के लिए सही कंटेंट का चुनाव करना और एक बहुत बेहतर रणनीति के तहत पूरे कोर्स को कवर करना बहुत अनिवार्य होता है। इस समय की बनाई गई रणनीति यह तय करती है कि उस छात्र का एग्ज़ाम कैसा होगा। उत्तर प्रदेश और भारत की शिक्षा व्यवस्था के जो हालात हैं और जिस तरीके से छात्रों को शिक्षा से दूर किया गया है, ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि छात्र एक सही दिशा निर्देशन के स्वविवेक के आधार पर अपने कंटेंट का सही चुनाव नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि छात्र एक सही दिशा निर्देशन के साथ अपने कंटेंट का चुनाव करें। इतने कम समय में छात्र जितना अधिक प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा और वो कामयाबी के उतने करीब होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा जीके और जीएस की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है और इस प्रैक्टिस सेट की आज की जो क्लास है ये 21वीं क्लास है। इसके पहले की जो क्लास हुई है उसमें मेरे द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से बनने वाले उन सभी महत्वपूर्ण सवालों को सम्मिलित किया गया जो या तो किसी परीक्षा में आ चुके हैं या फिर जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पिछली क्लास में वैदिक सभ्यता के जो सवाल रखे गए थे वो अपने आप में पूर्ण नहीं थे, इसीलिए आज की जो क्लास है ये पूरी तरीके से वैदिक सभ्यता से संबंधित है। इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता अर्थात वैदिक काल रहा है। वैदिक काल से विभिन्न परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए जाते हैं और जिस तरीके से मैंने वैदिक सभ्यता को इस प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि कोई भी छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर इस सीरीज को लगाता है तो वैदिक सभ्यता से बनने वाला कोई भी सवाल उसे नहीं छूटेगा, वो करके आएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहा है उससे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दे दें, ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों से आपको रूबरू करा दें। एक एक सवाल चुनिंदा सवाल है, इसलिए आप इस सीरीज को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी एक सवाल अगर एक सेट से आपके परीक्षा में आ जाता है तो वह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। मैं हूं जयदीप द्विवेदी, लीसियम जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के प्रैक्टिस सेट में वैदिक सभ्यता से बनने वाला पहला सवाल है, इतिहास के प्रथम युद्ध दशराज युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में वर्णित है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। अब तक जो भी लिखित और ज्ञात इतिहास है इसमें मानवों के द्वारा लड़ा जाने वाला पहले युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध आर्यों की जो प्रमुख जनजाति थी भरत जनजाति, इसके प्रमुख राजा सुदास थे और सुदास के प्रथम पुरोहित अर्थात राजगुरु विश्वामित्र थे, जिन्हें सुदास ने पुरोहित पद से हटा दिया था और उनके जगह पे उनके प्रतिद्वंदी वशिष्ठ को राजपुरोहित बना दिया था। और इस कारण विश्वामित्र नाराज हुए और उन्होंने विभिन्न 10 राजाओं से मिलकर के एक संधि की और एक संयुक्त सेना तैयार की और विश्वामित्र ने सुदास को युद्ध के लिए आह्वान किया और रावी नदी, जिसे उस समय परुष्णी नदी कहा जाता था, रावी नदी के तट पर विश्वामित्र की सेना और सुदास में युद्ध हुआ। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई थी। तो ये जो युद्ध है इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। अगला सवाल है, ऋग्वेद में रावी नदी को किस नाम से वर्णित किया गया? ऑप्शन है निरंजना, वितस्ता, परुष्णी और फल्गु। इस सवाल का सही आंसर होगा परुष्णी। अभी मैंने बताया था कि दशराज युद्ध में रावी नदी का वर्णन है और उसमें इसको परुष्णी नदी कहा गया है, तो इस सवाल का सही आंसर होगा परुष्णी। अगला सवाल है, किस वेद में भूमि को माता कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में भूमि को माता कहा गया। अगला सवाल है, ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है 7 बार, 23 बार, 1 बार और 20 बार। इस सवाल का सही आंसर होगा मात्र 1 बार। राष्ट्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में सिर्फ 1 बार मिलता है। अगला सवाल है, ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ऑप्शन है कुल, परिवार, ग्राम और वेश। इसका सही आंसर होगा परिवार।
ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन था उसकी सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करती थी। परिवार का मुखिया जो होता था उसे मुखिया ही कहा जाता था। कई परिवारों को मिलाकर के कुल बनता था, जो दूसरी इकाई थी। इसके मुखिया को कुलुप कहा जाता था। कई कुलों को मिलाकर के एक ग्राम बनता था, जिसके प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। और कई ग्रामों को मिलाकर के एक विष बनता था, और विष के मुखिया को विषपति कहा जाता था। और कई विषयों को मिलाकर के एक जन बनता था, और जन का जो प्रमुख होता था उसे गोप, रक्षक या राजन कहा जाता था। और ये ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी, अर्थात जन के प्रमुख को ही राजा आप समझ सकते हैं। जो जन का प्रमुख होता था वो वंशानुक्रम के आधार पर चुना जाता था। और ये राजा आज के या जो हमें 16 महाजनपद काल या उत्तर वैदिक काल या जो राजवंश हमारे यहाँ इतिहास में प्रारंभ होते हैं, उस राजा के जैसा ये राजा नहीं था। इस राजा अर्थात जन का जो प्रमुख था वह राजा कबीले का सिर्फ संरक्षक होता था, वो भूमि का स्वामी नहीं होता था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मिलता है हमें ऋग्वैदिक काल के जो राजनीतिक जीवन है उसमें। और इस काल की जो सबसे छोटी इकाई थी राजनीतिक, वो परिवार थे, यहीं से शुरू होता था। तो सही आंसर होगा परिवार। अगला सवाल है, ऋग्वेद में विश्व के प्रमुख को क्या कहा गया है? ऑप्शन है कुलुप, गोप, विषपति और रक्षक। इस सवाल का सही आंसर होगा विषपति। अभी मैंने बताया था कि जो विष होते थे, विष को आप आज के तहसील के जैसा समझ सकते हैं, और इसके प्रमुख को विषपति कहा जाता था। तो सही आंसर होगा विषपति। अगला सवाल है, ऋग्वेद में विष शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? ऑप्शन है 171 बार, 275 बार, 1 बार और 250 बार। इस सवाल का सही आंसर होगा 171 बार। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था हुआ करती थी। ये कई गांवों को मिला करके बनता था, और इसीलिए इसके महत्व को दर्शाते हुए ऋग्वेद में इसे बहुत बार वर्णित किया गया है, और पूरे ऋग्वेद में इसको 171 बार इसका उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर होगा 171 बार। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? ऑप्शन है कुल, परिवार, जन और विष। इसका सही आंसर होगा जन। मैंने बताया कि सबसे बड़ी इकाई जन होता था, और जन का जो प्रमुख होता था उसे गोप कहा जाता था, रक्षक भी उसी को कहा जाता था, और वो राजा भी हुआ करता था। आप उसे राजा समझ सकते हैं। ऋग्वेद में इसका भी महत्व बहुत ज़्यादा रहा है, और संभवतः यही कारण है कि ऋग्वेद में इस संस्था का 275 बार उल्लेख मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है। इस सवाल का सही आंसर होगा जन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में आर्यों द्वारा स्थापित सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन है सभा, समिति, विदत और परिषद। इस सवाल का सही आंसर होगा विदत। विदत एक शैक्षणिक संस्था थी, और आर्य प्रारंभ से ही जब यहाँ पर आए थे तो उनका प्रमुख उद्देश्य अध्ययन अध्यापन के द्वारा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास करना था। वो लोग अध्ययन और अध्यापन पर बहुत ध्यान देते थे, और इस तरीके से उनके द्वारा स्थापित की गई जो पहली संस्था थी वो विदत थी। ये एक प्रकार का शैक्षणिक संस्थान था, और इस शैक्षणिक संस्थान में महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था। इसमें महिलाएं भी भाग लेती थीं, और यह आर्यों द्वारा स्थापित सबसे प्राचीनतम संस्था थी। तो सही आंसर होगा विदत। अगला सवाल है, इतिहास के किस कालखंड में राजा को भूमि का स्वामी नहीं माना गया है? राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। अभी मैंने बताया कि ऋग्वेद की जो राजनीतिक इकाई थी उसमें जन का प्रमुख जो होता था उसे राजा कहा जाता था, और वो कबीले का सिर्फ संरक्षक हुआ करता था, ना कि भूमि का स्वामी हुआ करता था। तो सही आंसर होगा ऋग्वैदिक कालीन। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक कालीन किस राजनीतिक इकाई को नरिष्ठा कहा गया है? ऑप्शन है सभा, समिति, विदत और परिषद। इसका सही आंसर होगा सभा। ऋग्वेद में सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है। इसके पीछे संभवतः यह कारण रहा था कि सभा और समिति दो राजनीतिक इकाइयां हुआ करती थीं, जो मुख्यतः राजा को सलाह देने के लिए और उसकी सहायता करने के लिए गठित की गई थी। इसमें जो सभा था, सभा में वृद्ध जनों की ये सभा हुआ करती थी, जिसका कार्य जो होता था वो ग्राम के जो विवाद होते थे उसका निपटारा करना हुआ करता था, और इसमें महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था। तो महिलाएं शिक्षा में भी और राजनीति में भी भाग लेती थीं। बहुत महत्वपूर्ण संस्था हुआ करती थी। तो इस सभा में महिलाओं की भागीदारी की वजह से इसे नरिष्ठा कहा गया है। तो सही आंसर होगा सभा। अगला सवाल है, ऋग्वेद में विदत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? ऑप्शन है 171 बार, 275 बार, 122 बार और 250 बार। इसका सही आंसर होगा 222 बार। मैंने बताया कि विदत एक शैक्षणिक संस्थान था, और आर्य मुख्यतः अध्ययन अध्यापन पर विशेष ध्यान देते थे।
तो संभवतः यही कारण है कि इसका उल्लेख ऋग्वेद में बहुत बार मिलता है, 122 बार इसका उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर होगा 122 बार। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक कालीन किस राजनीतिक इकाई में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था? ऑप्शन है सभा, समिति, विदत और परिषद। इस सवाल का सही आंसर होगा समिति। मैंने बताया कि सभा और समिति दो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं होती थीं, जिसमें सभा वृद्धजनों की सभा होती थी, इसमें महिलाएं भाग ले सकती थीं। लेकिन जो समिति होती थी ये जनप्रतिनिधि होते थे, इसमें जनता के द्वारा चुने गए लोग आते थे। इसमें युवा, धनाढ्य और ब्राह्मण मुख्यतः इसमें सम्मिलित होते, लेकिन इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं होता था। तो इस तरीके से समिति में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मुख्यतः सभा और समिति से सवाल पूछा जाता है। सभा और समिति के महत्व को दर्शाते हुए अगला सवाल उसी से संबंधित है। चलिए बात करते हैं। अगला सवाल है कि सभा और समिति को किस वेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति आराध्य रहे थे वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के जो आराध्य थे वो इंद्र थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता प्रजापति हो गए थे। और ऋग्वेद के अलावा बाकी सभी ग्रंथों का, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का, इन सभी की रचना उत्तर वैदिक काल में होता है। और यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल में आकर के सभा और समिति के महत्व को दर्शाते हुए ये बताया गया कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, बहुत अनिवार्य है। लेकिन फिर भी राजनीतिक कारणों की वजह से सभा और समिति को उत्तर वैदिक काल में समाप्त कर दिया गया, जिससे सभा तो पूरी तरीके से समाप्त हो गया और समिति की भी भूमिका सिर्फ एक सलाहकार समिति के तौर पर रह गया था। सलाह करने वाली, राजा को जो सलाह दे सके, ऐसी संस्था के तौर पर इसका महत्व रह गया था। लेकिन फिर भी सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। तो इस सवाल का सही आंसर होगा अथर्ववेद। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? ऑप्शन है 3 बार, 7 बार, 5 बार और 8 बार। इसका सही आंसर होगा 8 बार। ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख 8 बार मिलता है। ये जो प्रमुख संस्थाएं हैं या प्रमुख जो चीज़ें हैं, जैसे नदियाँ या किसी पद का नाम, इसमें से बहुत हद तक सवाल बनते हैं कि ऋग्वेद में उसका उल्लेख कितनी बार मिलता है। कितनी बार मिलने से ही पता चलता है कि वो कितनी महत्वपूर्ण संस्था या पद रहा होगा। जैसे नदियों से पूछा जाता है कि किस नदी का प्रयोग सबसे अधिक बार हुआ है, किसका सबसे कम बार हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा ऋग्वैदिक काल से पूछी जाती हैं। तो सभा शब्द जो है इसका उल्लेख 8 बार मिलता है पूरे ऋग्वेद में। अगला सवाल है कि ऋग्वैदिक कालीन कौन सी राजनीतिक इकाई जनप्रतिनिधि सभा थी? ऑप्शन है सभा, समिति, विदत और परिषद। इसका सही आंसर होगा समिति। अभी हमने बताया कि सभा वृद्धजनों की सभा हुआ करती थी, इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। लेकिन जो समिति होती थी ये जनप्रतिनिधि होती थी, इसमें जनता के द्वारा चुने हुए लोग जाते थे। इसमें युवा, धनाढ्य और ब्राह्मण मुख्यतः जो प्रतिनिधि होते थे, यही लोग चुन करके, जनता के द्वारा चुन करके समिति के अंतर्गत जाते थे। इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती थी। तो सही आंसर होगा समिति। समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं होता था। अगला सवाल है, ऋग्वेद में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है युद्ध, गविष्ठी, द्वंद्व और हिंसा। इस सवाल का सही आंसर होगा गविष्ठी। गविष्ठी का मतलब होता है गायों की खोज। गायों की खोज और गायों की रक्षा के नाम पर युद्ध होते थे। अभी इसके पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि जो जन होता था और जन का जो प्रतिनिधि होता था उसका नाम, उसे गोप भी कहा जाता था, उसे रक्षक भी कहा जाता था और उसे राजन भी कहा जाता था। तो गोप का मुख्यतः तात्पर्य यही है कि गाय का पालन करने वाला। रक्षा का मतलब गायों की रक्षा करने वाला, संपत्ति की रक्षा करने वाला। गाय को संपत्ति माना जाता था और उसकी रक्षा करने वाला जो व्यक्ति होता था वो राजन कहलाता था, वो जन का प्रमुख होता था और इसी के लिए मुख्यतः युद्ध होते थे। तो गविष्ठी शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में युद्ध के लिए। सही आंसर होगा गविष्ठी। अगला सवाल है, किस ग्रंथ में गाय को अधन्या माना गया है या कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार ये परीक्षा में आप लोगों के पूछा जा चुका। अधन्या का मतलब होता है कि ऐसा जीव जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, जिसे मारा नहीं जा सकता, अर्थात न मारे जाने योग्य पशु, उसे अधन्या कहा जाता था। और गाय को अधन्या शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। अगला सवाल है, ऋग्वेद में गौ शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? ऑप्शन है 133 बार, 176 बार, 250 बार और 180 बार।
इसका सही आंसर होगा 176 बार। ऋग्वेद में गौ अर्थात गाय शब्द का प्रयोग 176 बार मिलता है। अगला सवाल है कि वैदिक काल में परिवार का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन एकल परिवार, संयुक्त परिवार, दोनों और ज्ञात नहीं। ज्ञात नहीं से तात्पर्य है कि इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। इसका सही आंसर होगा संयुक्त परिवार। वैदिक काल में परिवार का स्वरूप संयुक्त होता था। संयुक्त परिवार से तात्पर्य होता है कि एक माता पिता से जन्मे बच्चे, फिर उनके बच्चे सभी एक साथ रहते हैं, अर्थात जिसमें दादा दादी, माता पिता, उनके बच्चे सभी एक साथ मिलकर के जिस परिवार में रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो वैदिक कालीन जो परिवार हुआ करते थे वो संयुक्त परिवार हुआ करते थे। सही आंसर होगा संयुक्त परिवार। अगला सवाल है वैदिक काल में समाज का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन है पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा पितृसत्तात्मक। ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये सवाल हड़प्पा सभ्यता से तुलना करके पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः मातृसत्तात्मक समाज था, लेकिन वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक अर्थात पुरुष प्रधान समाज रहा है वैदिक काल। तो इसका सही आंसर होगा पितृसत्तात्मक। अगला सवाल है वैदिक कालीन सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ऑप्शन है नगरीय, ग्रामीण, दोनों और इनमें से कोई नहीं। ये सवाल भी हड़प्पा सभ्यता से तुलना करके कई बार पूछा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका सही आंसर होगा ग्रामीण सभ्यता। अगला सवाल है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोमरस का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है 7वां मंडल, 10वां मंडल, 5वां मंडल और 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आप इसे अध्याय से समझ सकते हैं। इसमें कुल 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है, इस 9वें मंडल में सोमरस का उल्लेख मिलता है। सोमरस एक पेय पदार्थ होता था। ये मुख्यतः विभिन्न प्रकार की औषधियों से मिला करके बनाया गया एक पेय पदार्थ होता था, जो कि आयु वृद्धि के लिए बहुत अनिवार्य होता था। अर्थात यह एक प्रकार की औषधि थी। इसका उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। और सोमदेव से संबंधित जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख भी 9वें मंडल में है। तो बहुत महत्वपूर्ण मंडल है 9वां मंडल, और इसी में उल्लेख मिलता है सोमरस का। इसका सही आंसर होगा 9वां मंडल। अगला सवाल गायत्री मंत्र से संबंधित है। तो पूछा गया है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? अभी हमने बताया 9वां मंडल, तो इसका सही आंसर भी 9वां मंडल ही होगा। अगला सवाल है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन है जन्म पर, व्यवसाय पर, इच्छा पर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा व्यवसाय पर। अर्थात जो जैसा कर्म करेगा, जिसका जो व्यापार होगा, उसके आधार पर उसकी जाति का निर्धारण होगा। अर्थात कोई व्यक्ति अगर शूद्र कुल में पैदा हुआ है और वो कर्मों से क्षत्रिय या ब्राह्मण का कार्य करता है तो क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा व्यक्ति है और वो अपने कर्मों से वैश्य का या शूद्र का कार्य कर रहा है तो वो वैश्य शूद्र बन सकता है। अर्थात जन्म उसका आधार नहीं होगा। ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था है वो व्यवसाय अर्थात कर्मों पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा व्यवसाय। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी महिला वैदिक कालीन नहीं है? ऑप्शन है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और चंपा। इसका सही आंसर होगा लीलावती। लीलावती भास्कर की पुत्री थी। लीलावती पर मैथ की एक बहुत अच्छी किताब लिखी गई, गणित की बहुत अच्छी किताब लिखी गई है प्राचीन काल में। उसका नाम भी लीलावती है। भास्कर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये, जो कि मैथ पर लिखी गई थी और उसका नाम लीलावती था। लेकिन वैदिक काल में और मुख्यतः ऋग्वैदिक काल में बहुत सी विदुषी महिलाएं पाई जाती हैं, और इन विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को अध्ययन, अध्यापन और उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता था। अर्थात महिलाओं पर उनके आत्मिक विकास और स्व विकास पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं था। जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, श्रद्धा, चंपा, अपाला, विश्वसर्वा, गार्गी, मैत्रायणी, ये विभिन्न महिलाएं हैं जो कि उस समय की विदुषी महिलाएं थीं। लेकिन लीलावती ऋग्वैदिक कालीन नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा लीलावती। अगला सवाल है वैदिक काल में गुरु के आश्रम में रहकर ज्ञान अर्जित करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है अमाजु, शिष्या, सद्यवधू और गणिका। इसका सही आंसर होगा सद्यवधू। जो महिलाएं अध्ययन अध्यापन का कार्य करना चाहती थीं वह 16 से 17 वर्ष की आयु तक गुरु के आश्रम में रहकर ही ज्ञान अर्जित करती थीं, और ऐसी महिलाओं को सद्यवधू कहा गया है। तो सही आंसर होगा सद्यवधू। अगला सवाल है कि वैदिक काल में ब्रह्मचर्य का पालन न करते हुए आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा गया है?
ऑप्शन है अमाजु, शिष्या, सत्यवधू और गणिका। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन न करते हुए, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, अर्थात दाम्पत्य जीवन में जो भी क्रियाएं होती हैं, अर्थात जो संभोग क्रियाएं होती हैं उसमें वो लिप्त रहेंगे, उन्हें वो करने की आज़ादी होगी, लेकिन फिर भी अविवाहित रहेंगे। यानी कि ऐसी अविवाहित कन्या जो वैवाहिक जीवन में जो भी कार्य किए जाते हैं, शारीरिक संबंध वो किसी पुरुष के साथ बना सकती है। तो ऐसी महिलाओं को, जिन्हें आज की डेट में तवायफ या वेश्या कहा जाता है, उन्हें वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। ये आंसर होगा अमाजु। ऐसी ही महिलाओं को मौर्य काल में गणिका कहा गया है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा अमाजु। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन है पशुपति, शिव, विष्णु और इंद्र। इसका सही आंसर होगा इंद्र। इंद्र आर्यों के प्रमुख देवता थे और ऋग्वेद में इनका उल्लेख 250 बार मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने प्रमुख देवता रहे होंगे। अगला सवाल भी यही था कि ऋग्वेद में आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र का कितनी बार उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 200 बार, 250 बार, 270 बार और 300 बार। इसका सही आंसर होगा 250 बार। अगला सवाल है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन है जन पर, व्यवसाय पर, इच्छा पर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जन पर। समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां राजनीति से जन्म लेती हैं। जब एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक हो जाती हैं कि जब वो किसी दूसरे को कमजोर समझने लगता है, तब प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है, तब राजनीति अपना विकृत रूप पकड़ती है। और ऐसी स्थिति में समाज के वे लोग जो बलशाली हैं, जो सक्षम हैं, वो पिछड़े वर्गों को दबाने का प्रयास करते हैं, जो कमजोर हैं उसे दबाने का प्रयास करते हैं। और उसी का परिणाम रहा कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म पर आधारित हो गया और यह एक प्रकार की बुराई थी। स्त्रियों का शोषण, शिक्षा ना मिलने का अधिकार, शिक्षा ना पाने का अधिकार उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ होता है। अर्थात भारतीय हिंदू समाज में जो भी कुरीतियां आपको दिखाई देती हैं शोषण को लेकर के, वो मुख्यतः उत्तर वैदिक काल की देन है। इसी में राजा भूमि का स्वामी बन जाता है, राजा का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो विभिन्न प्रकार की सत्ता को लेकर के जो कुरीतियां और अन्याय देखने को मिलते हैं वो लगभग उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल से उनका प्रारंभ हो जाता है। तो फिलहाल वर्ण व्यवस्था की जो स्थिति है, वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जन पर आधारित हो गया था। तो सही आंसर होगा जन पर। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन है पशुपति, प्रजापति, विष्णु और इंद्र। इस सवाल का सही आंसर होगा प्रजापति। देवता बदल लिए। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता प्रजापति हो गए, उसके पहले इंद्र हुआ करते थे। अगला सवाल है, इतिहास के किस कालखंड में माना गया कि राजा भूमि का स्वामी होता है? ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल और गुप्त काल। ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल। अभी मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, वो सिर्फ उसका संरक्षक होता था, सिर्फ उसकी रक्षा कर सकता था। लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में आकर के राजनीतिक कारणों से राजा भूमि का स्वामी बन गया, अब वो उसका मालिक है। सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन है 1500 BC से 1000 BC, 1000 BC से 1 AD, 1500 BC से 600 BC और 1000 BC से 600 BC। इसका सही आंसर होगा 1000 BC से 600 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईश्वर के जन्म के बाद की स्थिति होती है। ये जो CSB यानी जो सन शुरू हो जाता है उसे AD कहते हैं, लेकिन ईसा के जन्म से पहले की जो डेट होती है उसे BC में लिखा जाता है। तो 1000 BC से 600 BC का जो समय रहा है ये उत्तर वैदिक काल का रहा है। 600 BC में आप देखेंगे 16 महाजनपद का उदय होता है और भारत में राजवंशों की शुरुआत होती है। तो सही आंसर होगा इसका 1000 BC से 600 BC। अगला सवाल है कि इतिहास के किस कालखंड में राजा के दैवीय सिद्धांत की शुरुआत हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, महाजनपद काल और गुप्त काल। इसका सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। राजा के दैवीय सिद्धांत का तात्पर्य होता है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की अवतार है और जिस तरीके से ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से पृथ्वी पर ईश्वर के दिया गया जो आदेश होगा उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अर्थात राजा के द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश कानून होगा। आप राज सिंहासन के खिलाफ नहीं जा सकते। महाभारत जैसा युद्ध इसी का परिणाम था, जिसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे लोग सिंहासन के खिलाफ नहीं जा पाए। और इसी तरीके के सिद्धांत को राजा का दैवी सिद्धांत कहा जाता है।
राजा अपने आप को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानने लगता है और यह प्रक्रिया उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ। तो सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। अगला सवाल है, लोहे की खोज कब हुई थी? ऑप्शन है ऋग वैदिक काल, महाजनपद काल, उत्तर वैदिक काल और गुप्त काल। इसका भी सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई है। ऋग वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी और मनुष्य द्वारा खोजी जाने वाली पहली जो धातु है वो तांबा था। हड़प्पा काल में खोजा जा चुका था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है। सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। अगला सवाल है, सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ऑप्शन है नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति और मनु स्मृति। इस सवाल का सही आंसर होगा मनु स्मृति। 4 प्रमुख स्मृतियां हैं जिसमें सबसे प्राचीन जो है वो मनु के द्वारा लिखा गया मनु स्मृति है। अगला सवाल है, आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 7, 12, 21 और 108। आरण्यक ग्रंथों की संख्या 7 है। इसका सही आंसर होगा 7। आरण्यक ग्रंथ का तात्पर्य होता है कि जो 4 आश्रम होते हैं वैदिक सभ्यता के अनुसार 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम यानी बालाश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्ष का समय दिया जाता है। वानप्रस्थ का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति जब 50 से 75 की बीच में होता है तो उसे वन में रह करके अध्ययन अध्यापन का कार्य करना होता है। तो उस समय जिन ग्रंथों की वह रचना करता है उसे आरण्यक ग्रंथ कहते हैं, अर्थात वन में लिखा गया ग्रंथ, उसे आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। तो ऐसे जो ज्ञात आरण्यक ग्रंथ हैं उनकी संख्या 7 है। सही आंसर होगा 7। अगला सवाल है, किस वेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक जो हमारे वेद हैं, चारों जो वेद हैं, चारों वेदों से संबंधित ही आरण्यक ग्रंथ भी बने हैं, लेकिन अथर्ववेद जो है इसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। अगला सवाल है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? जो भी हमारे वेद हैं उन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एक बार इसको समझ भी लेते हैं। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो 2 हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। इसी तरीके से यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण है। इसी तरीके से जो सामवेद है हमारा, सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश ब्राह्मण, खड्विश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। और अथर्ववेद का 1 ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद ब्राह्मण। यहाँ सवाल था कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ है। सही आंसर होगा शुक्ल यजुर्वेद। अगला सवाल है, भारतीय वैदिक समाज में विवाह कितने प्रकार के होते थे? ऑप्शन है 4, 6, 8, 2। इसका सही आंसर होगा 8। वैदिक समाज में विवाह 8 प्रकार के होते थे। देव विवाह, ब्रह्म विवाह, राक्षस विवाह और प्रजापत्य विवाह। इसके अलावा आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह और पैचास विवाह। इस तरीके से कुल 8 प्रकार के विवाह होते थे। पहले जो 4 प्रकार के विवाह हमने बताए हैं वो उच्च कोटि के माने जाते थे और निम्न कोटि के विवाहों में गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, पैचास विवाह और राक्षस विवाह को माना गया है। तो इस तरीके से कुल 8 प्रकार के विवाह होते थे। अगला सवाल है कि सबसे उत्तम प्रकार का विवाह किसे माना गया है? ऑप्शन है गंधर्व विवाह, आर्य विवाह, देव विवाह और प्रजापत्य विवाह। इस सवाल का सही आंसर होगा देव विवाह। देव विवाह को वैदिक काल अर्थात हमारे वैदिक ग्रंथों में सबसे उत्तम किस्म का माना गया है। उसके बाद ब्रह्म विवाह और उसके बाद आर्ष विवाह और फिर प्रजापत्य विवाह। ये सबसे उत्तम किस्म के विवाह है। और सबसे निम्न कोटि का जो विवाह है वो पैशाच विवाह होता है। जब इतिहास की हम लोग विस्तृत क्लासें करेंगे तो उनमें इस पर हम लोग विस्तृत तौर पर बात करेंगे। यहाँ पर चूंकि हम लोग प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा विस्तृत तौर पर इस पर चर्चा करना ना आवश्यक है और ना ही किया जा सकता है। समय की अपनी सीमाएं हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा विस्तृत तौर पर इस पर चर्चा नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रत्येक विवाह की अपनी एक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ता है। जिसमें सबसे उत्तम किस्म का जो विवाह है वो पहले 4 जो हैं इनमें देव विवाह आता है, ब्रह्म विवाह आता है और आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह आता है। इसके अलावा जो निम्न कोटि के विवाह हैं उसमें राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, पैशाच विवाह आते हैं। तो फिलहाल इस सवाल का सही आंसर होगा देव विवाह। ये सबसे उत्तम किस्म का यानी कि सबसे उच्च प्रकार का जो विवाह होता है उसे माना जाता है देव विवाह। सही आंसर होगा देव विवाह।
अगला सवाल है कि भारतीय वैदिक समाज में कुल कितने संस्कार होते हैं? ऑप्शन है 16, 18, 7 और 11। इस सवाल का सही आंसर होगा 16। भारतीय वैदिक समाज में 16 संस्कार होते हैं। सबसे पहला गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत, क्षमापर्तन, विवाह और 16वां है अंत्येष्टि। इस तरीके से कुल 16 संस्कार होते हैं जो कि जन्म से पूर्व से शुरू होते हैं और मृत्यु के बाद समाप्त होते हैं। तो भारतीय वैदिक समाज में कुल 16 संस्कार होते हैं। कौन सा संस्कार में क्या होता है ये भी विस्तृत अध्ययन का विषय है। इतिहास की मैं विस्तृत क्लासेस ऑनलाइन या ऑफलाइन लूँगा, उसमें मैं इसको बहुत बेहतर तरीके से करा दूँगा। यदि आप सामान्य अध्ययन को बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसकी गहनता को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन करिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। रामपुर के वे छात्र जो रामपुर में रहते हैं और सामान्य अध्ययन को बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, मुझे ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहाँ से नंबर लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं और सामान्य अध्ययन को बहुत बेहतर विस्तृत तरीके से और कर्मबद्धता के साथ, सटीकता के साथ आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अगला सवाल है, जन्म से पूर्व होने वाला संस्कार है। ऑप्शन है जात कर्म, पुंसवन संस्कार, निष्कर्मण संस्कार और चूड़ाकर्म संस्कार। इसका सही आंसर होगा पुंसवन संस्कार। 3 संस्कार जो 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कारों में 3 संस्कार जन्म से पूर्व होते हैं। गर्भाधान, गर्भधारण करना, पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कार, ये दोनों गर्भ के अंदर जो शिशु है उसको सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर से कामना की जाती है। तो सही आंसर होगा पुंसवन संस्कार। अगला सवाल है, अनुलोम विवाह का तात्पर्य है। ऑप्शन है उच्च कुल के वर के साथ निम्न कुल की कन्या का विवाह, निम्न कुल के वर के साथ उच्च कुल की कन्या का विवाह, किसी भी कुल की कन्या के साथ विवाह और समान कुल में विवाह। इसका सही आंसर होगा उच्च कुल के वर के साथ निम्न कुल की कन्या का विवाह। यदि ऐसा होता है, यानी कि जो वर है वो उच्च कुल का है और कन्या जो है वो निम्न कुल की है, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। लेकिन अगर वर निम्न कुल का है और कन्या उच्च कुल की है तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। तो इस तरीके से इस आधार पर, जातियों के आधार पर, कुल के आधार पर विवाह को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो इस सवाल का सही आंसर होगा उच्च कुल के वर के साथ निम्न कुल की कन्या का विवाह यदि होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाएगा। सही आंसर होगा ये। अगला सवाल है कि राजा के अंदर दैवी शक्तियों का निरूपण करने के लिए किस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था? ऑप्शन है अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, किरीटिष्ट यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। इसका सही आंसर होगा वाजपेयी यज्ञ। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना जाता था, लेकिन उसके अंदर ईश्वरीय शक्तियां तब आएंगी जब इस यज्ञ को संपन्न कराया जाएगा। तो राजा अपने अंदर ईश्वरीय शक्तियों को ग्रहण करने के लिए वाजपेयी यज्ञ करवाता था। इसके अलावा जब राजा यह साबित करना चाहता था, यह प्रमाणित करना चाहता था कि इस पृथ्वी पर उससे बेहतर या उससे उत्तम कोई दूसरा नहीं है, तो वह अश्वमेध यज्ञ कराता था। इसमें घोड़ा को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था और जहाँ तक वो घोड़ा जाता था वहाँ तक उस राजा की संपत्ति मानी जाती थी। वो जिस राज्य में जाएगा वह राज्य उस राजा की अधीनता स्वीकार करेगा। यदि वो उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसे उस राजा के साथ युद्ध करना होगा। रामायण में इसका बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है। राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, लव कुश ने पकड़ लिया था घोड़ा, तो राम में और लव कुश में युद्ध हुआ था, तो उसे अश्वमेध यज्ञ कहता है। राजसूय यज्ञ जब राजा बनता है तो राजसूय यज्ञ कराया जाता है। और अकाल के समय किरीटिष्ट यज्ञ कराया जाता है। जब राज्य में अकाल पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो यज्ञ कराया जाता था उसे किरीटिष्ट यज्ञ कहा गया है। तो फिलहाल इस सवाल का सही आंसर होगा वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ राजा अपने अंदर दैवी शक्तियों को धारण करने के लिए कराता था, तो सही आंसर होगा वाजपेयी यज्ञ। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की गई, इसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन है मंत्री परिषद, अमात्यगण, रत्निन और समिति। इसका सही आंसर होगा रत्निन। उत्तर वैदिक काल में राजा का सहयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद जैसी संस्था का निर्माण किया गया था जिसको रत्निन कहा गया है। इसमें राजा समेत जो लोग होते थे उनकी संख्या 12 हुआ करती थी, अर्थात 12 लोगों की एक सभा होती थी जिसे रत्निन कहा जाता था। तो उसमें एक राजा भी होता था जिसमें राजा
सर्वोच्च प्रशासक यानी कि राजा ही होगा। इसके अलावा पुरोहित जो राजा का सलाहकार हुआ करता था, महिषी जो राजा की पटरानी हुआ करती थी, युवराज जो कि राजा का उत्तराधिकारी हुआ करता था, सेनानी जो कि सेना का प्रमुख होता था, सूत जो कि राजा का रथ चालक होता था, संग्रहिता जो कि कोषाध्यक्ष होता था, अछवाय जो कि राजा के खेल में राजा का सहयोग करता था। इसके अलावा विकर्तन जो कि गवाध्यक्ष यानी कि गायों का अध्यक्ष होता था, पालागल ये एक संदेशवाहक होता था राजा का। इसके अलावा भागदूत जो कि टैक्स इकट्ठा करने वाले व्यक्ति यानी कि राजस्व संग्रह करता होता था ये। और इसके अलावा छत्री जो कि दुर्ग का रक्षक होता था। इस तरीके से 12 लोगों को मिलाकर के एक रत्निन बनता था और इन्हीं की सलाह से राजा शासक करता था। कैबिनेट जैसी स्थिति होती थी, मंत्री परिषद जैसी स्थिति होती थी जो आज की डेट में आप देख सकते हैं। इसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो इस सवाल का सही आंसर होगा रत्निन। अगला सवाल है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन है कथा सरित सागर, जय संहिता, राजतरंगिणी, कथा भारत। इसका सही आंसर होगा जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। अगला सवाल है भारत में आर्यों का निवास स्थान था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन है सप्त सिंधु प्रसिद्ध, पंजाब, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र और सौराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश 7 नदियों के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है, जिसमें सिंधु नदी तंत्र की सभी नदियां, तो सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं जिसमें सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज, ये 6। और इसके अलावा हरियाणा से प्रवाहित होने वाली नदी सरस्वती नदी हुआ करती थी। इन 7 नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। और यही आर्यों का निवास स्थान था। जब भारत में आर्य आए मध्य एशिया से तो उनका क्षेत्र जो बना वो यही क्षेत्र बना था। तो सही आंसर होगा सप्त सिंधु प्रदेश। अगला सवाल है कि भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कंफ्यूज भी करता है। ऑप्शन है सिंधु नदी, रावी नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी। आर्य जो थे जब बिल्कुल प्रारंभ में आए थे तो वो सिंधु नदी के किनारे रुके, लेकिन वो रुके नहीं, वो आगे बढ़े और वो मुख्यतः मैदानी भाग में जब आते हैं, जो हरियाणा आज का वर्तमान का जो हरियाणा पंजाब है, वहाँ से एक नदी प्रवाहित होती थी सरस्वती नदी। आर्यों ने स्वयं को विकसित करने के लिए सबसे उचित स्थान वही चुना था। तो मुख्यतः जो वैदिक सभ्यता विकसित हुई है वो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों सभ्यताओं से बनने वाले सवालों में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सिंधु नदी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता वहाँ विकसित हुई थी, लेकिन जो सरस्वती नदी है वहाँ पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। ये जो 50 सवाल मैंने कराए हैं ये वैदिक सभ्यता से बनने वाले वो सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पहले बन चुके हैं। और यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में वैदिक सभ्यता से कोई सवाल आता है तो वो इसी में से आएगा, ये मेरा दावा है और मेरा विश्वास भी है। इसलिए सही से जिस तरीके से इसको कराया गया है और जो बातें मैं इसके अलावा इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ बताते जाता हूँ उसे भी आप नोट करते जाइए, वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा इसका आंसर की मेरे द्वारा इसमें दे ही दिया जाता है और इस पूरी क्लास का जो PDF है ये भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पुनः अभ्यास कर सकते हैं PDF फॉर्म में। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है? यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करा करें। और यदि आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट देते रहें और अपने आप को बेहतर बना करके आप लोगों के लिए और बेहतर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और यदि आप बिना सब्सक्राइब किए अब तक इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका समर्थन, आपका सहयोग हमें प्रेरणा देता है कि हम और बेहतर आपके लिए करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।